हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन सब्जेक्ट कॉमर्स है। दोस्तों, आज का आपका टॉपिक रहेगा बिजनेस स्टैटिक्स एंड रिसर्च मेथड्स। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि बिजनेस स्टैटिक्स क्या है और रिसर्च मेथड्स क्या है। पहले समझते हैं स्टैटिक्स के बाद, उसके बाद एक एक करके भी लिख करके बात करेंगे। स्टैटिक्स मीन्स होता है जो आपके पास सांख्यिकी है, जो डेटा है। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप उस पर किसी भी चीज का रिसर्च नहीं कर सकते, या आप एक प्रकार से एग्रीकल्चर फील्ड में अगर कोई आप काम करना चाहते हैं तब भी नहीं कर सकते। बिना डेटा का आप कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं यहां बोल रहा हूं तो मेरे पास डेटा है, मैं उसको मेमोराइज करता हूं, उसको याद करता हूं, पढ़ता हूं, तभी बोल पा रहा हूं। अब बिना फैक्ट के साथ, बिना तथ्य के साथ बातें नहीं होती हैं, इसीलिए डेटा का होना बहुत जरूरी है। हम इस डेटा को क्या करते हैं, इस डेटा के माध्यम से आप चाहे डॉक्टर बनते हो, चाहे आप वैज्ञानिक बनते हो, चाहे आप सीए बनते हो, चाहे आप आईएएस बनते हो या प्रोफेसर बनते हो, बिना डेटा के आधार पे किसी भी चीज का प्रूफ नहीं किया जा सकता। इसलिए डेटा होना बहुत जरूरी है। लेकिन ये डेटा को हम स्टैटिक्स में क्यों बार बार स्टैटिक्स जोड़ते हैं? क्योंकि स्टैटिक्स जो है पूरा डेटा पे ही डिपेंड है। जैसे अगर आप पढ़ेंगे किसी भी चीज का, मान लीजिए कोई आप बैलेंस शीट चेक कर रहे हैं, तो आपको वहां पे डेटा देखने को मिलेगा, कितना इनका आउटपुट है, कितना इनका एक्सपेंडिचर है, कितना इनका इनकम है। ये सब क्या बोलता है? डेटा। अब इस डेटा को हम क्या करते हैं? सोल्व करते हैं, हल करते हैं। कैसे? पहले डेटा को प्राप्त करेंगे तो डेटा का सोर्स कहां से लाएंगे? प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्स, मान लीजिए मैं कोई चीज बता दिया आपको फेस टू फेस, ये हो गया प्राइमरी सोर्स। दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स उसे बोलते हैं जो ऑलरेडी कोई पहले से वीडियो बना के रखा है, या ऑलरेडी कोई लाइब्रेरी में किताबें हैं, या किसी यूनिवर्सिटी में कोई किताबें या बुक्स हैं, आप वहां से पढ़ करके जो डेटा प्राप्त करते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी डेटा। तो दो प्रकार से डेटा होता है। अब इस डेटा को आप कैलकुलेशन करते हैं, मेथड लगाते हैं, हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, जिसमें एक होता है आप एक्सपेरिमेंटल लगाते हैं, एक्सीडेंटल लगाते हैं, प्री प्लान करते हैं। इस प्रकार उस डेटा को सॉल्व करते हैं। लेकिन जब इस डेटा को और डीपली अध्ययन करेंगे तो आप पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहां से आपके टॉपिक शुरू होता है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे। अब केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे क्या होता है? जब एक एक डेटा को आप एवरेज निकालते हैं, उसको माध्यिका निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, मूड निकालते हैं अर्थात बहुलक निकालते हैं, अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, जियोमेट्रिक मीन निकालते हैं, हार्मोनिक मीन निकालते हैं, देन उसके बाद डिस्पर्सन आप निकालते हैं, रेंज कितना है, क्वार्टर डिवीजन क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, वेरिएंस क्या है, इस सभी टर्म को आप क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। प्रोबेबिलिटी क्या है, परमुटेशन क्या है, कॉम्बिनेशन क्या है, सेट ऑफ फंक्शन क्या है, फैक्टोरियल क्या है, प्रोबेबिलिटी, ये सभी जितने हम टॉपिक बताते हैं दोस्तों, इसको आप क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। इससे क्या सॉल्व करते हैं? मान लीजिए किसी भी देश का टेम्परेचर मेजर करना किस एवरेज पे है, तो आप बोलेंगे इसको मीन लगाएंगे। या किसी का देश का आप सोचेंगे कि मिड पॉइंट में कितना यहाँ टेम्परेचर है, आउटर साइड में कितना यहाँ टेम्परेचर है, तो वहां आप मूड और मीडियन लगाएंगे। इस तरीके से हमें क्या होता है, इस मेथड को टेम्परेचर में हो गया, या आप एग्रीकल्चर फील्ड में हो गया, या डॉक्टरी लाइन में हो गया, किसी भी चीज में आप डेटा को यूज करते हैं। अब अगला टॉपिक इसमें फिर पढ़ेंगे, स्क्यूनेस क्या है, कोरिलेशन क्या है, रिग्रेशन क्या है। ये सभी जो टर्म है दोस्तों, ये सभी आपके स्टैटिस्टिक्स के बेसिक पार्ट है। अब उसके बाद दूसरा जब हम पढ़ेंगे रिसर्च ऑफ मेथड्स। रिसर्च ऑफ मेथड्स में क्या कहेगा? पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिविस्टिक क्या है, स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है, मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, कैरेक्टर्स ऑफ रिसर्च क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, और आपका एथिक्स ऑफ रिसर्च क्या है, आईसीटी सपोर्ट मटेरियल क्या काम करता है, हाइपोथेसिस रिसर्च क्या है, देन उसके बाद एनोवा टेस्ट क्या है, काई टेस्ट क्या है, जेड टेस्ट क्या है, टी टेस्ट क्या है। ये सभी पॉइंट आपके क्या आते हैं? रिसर्च की। तो एक बार अब लिख करके पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद एक टू द पॉइंट एक करके समझाते हैं। टॉपिक यूनिट आपका 5, यूनिट जो आपका है 5 है, जिसमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। अब बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एंड
रिसर्च मेथड्स, रिसर्च मेथड्स। ठीक है दोस्तों, ये आपका जो बेसिक आपका टर्म है। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ऐसे इसको पहले लिखते हैं। पहला जो आपका टॉपिक आएगा, डेटा क्या है। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे, एक मिनट पेन दे, दूसरा लगाते हैं। दूसरा पढ़ेंगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद डिस्पर्सन क्या है, डिस्पर्सन। तीसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे कोरिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे रिग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, अगला आपका आएगा एस्क्यूनेस। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कुर्तिस। नेक्स्ट टॉपिक उसके बाद अगला पढ़ेंगे, ये आपका डेटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्सन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एस्क्यूनेस, कुर्तिस। देन उसके बाद पढ़ेंगे आपका प्रोबेबिलिटी, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद आपका आएगा उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लास्ट में आपका हाइपोथेसिस। वैसे हाइपोथेसिस उसके बाद बस इतना ही आपका टॉपिक होता है। ये हो गया आपका स्टैटिस्टिक्स का, हमने बात की। अब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, यहां बात करते हैं पॉजिटिविज्म क्या है, पॉजिटिविज्म क्या है, एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्या है, पॉजिटिविस्टिक क्या है। देन उसके बाद पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कैरेक्टर्स ऑफ रिसर्च क्या है, ऑफ रिसर्च क्या है। उसके बाद मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है। उसके बाद एथिक्स ऑफ रिसर्च क्या है, एथिक्स ऑफ रिसर्च क्या है। उसके बाद आईसीटी सपोर्ट मटेरियल क्या काम करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे, आईसीटी सपोर्ट मटेरियल। नेक्स्ट उसके बाद पढ़ेंगे, ये पूरा हो जाने के बाद टेस्ट क्या है, इसमें टी टेस्ट क्या है, जेड टेस्ट क्या है, काई टेस्ट क्या है, काई टेस्ट क्या है, इनोवा टेस्ट क्या है, टेस्ट। ये बस ये मिलाकर के आपको बन जाता है। वैसे हाइपोथेसिस इसका पार्ट है, इसमें सुबह हाइपोथेसिस ये सब टॉपिक आपके हैं मिला करके जितना हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड्स। अगर देखा जाए पूरा रिसर्च जो आपका टॉपिक है ये दोस्तों पेपर 1 में पूरा है और ये आपका जो है पेपर 2 का है, लेकिन दोनों मिला करके इसमें पढ़ा जाता है। अब बात करते पहले डेटा पे बात करेंगे। डेटा जब हम पढ़ेंगे इसमें दो होता है, एक प्राइमरी दूसरा सेकेंडरी
ये आपके दो प्रकार के डेटा हम पढ़ेंगे। पहले शुरू करते हैं, प्राइमरी डेटा क्या है। डेटा हमेशा बिना डेटा के ना तो आप पढ़ा सकते हो, ना डॉक्टर बन सकते हो, बिना डेटा कुछ भी नहीं कर सकते हो। सुबह से शाम तक आपको डेटा की ही जरूरत पड़ती है। आप जब पढ़ाई करते तब भी डेटा, भाई कितने आवर पढ़ाई करना है, कितने पेज पढ़ना है, कितने क्वेश्चन सॉल्व करना है, सब क्या है आपका डेटा है। और इस डेटा को हम प्राप्त करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी, दो सोर्स होते हैं जो हमने शुरुआत में बोला कि एक तो डायरेक्ट किसी से बात करके आप डेटा प्राप्त करेंगे, या दूसरा कहीं से आप किताब पढ़ेंगे या वीडियोस देख करके आप डेटा प्राप्त कर लेते हैं। तो दो प्रकार से डेटा होता है। फिर से डेटा को हम सॉल्व करते हैं, जिसमें हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के माध्यम से उसको सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें क्या क्या पढ़ना होता है। इसमें हम जब पढ़ेंगे तो आपका दो इसमें जो टॉपिक आता है दोस्तों, आइए इसमें आपका आता है मीन क्या है, दूसरा हम पढ़ेंगे मीडियन क्या है, तीसरा हम पढ़ेंगे मूड क्या है, और उसके बाद फिर पढ़ते हैं अर्थमेटिक मीन क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या है, जियोमेट्रिक मीन क्या है, जियोमेट्रिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन क्या है। ये सभी पॉइंट होते हैं। अब जब पढ़ोगे तो आप इसमें फिर इसी में से मीन में 3 पॉइंट याद करना पड़ेगा। कौन कौन से? इंडिविजुअल सीरीज क्या है, इंडिविजुअल सीरीज क्या है, डिस्क्रीज सीरीज क्या है, डिस्क्रीज सीरीज क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज क्या है, कंटिन्यूअस सीरीज क्या है। ये जो आप सभी टर्म सुनते होंगे, ये सब क्या कहलाता है आपका, यही आपका मीन में इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीज सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज। ऐसे मीन में, मीडियन में, मूड में, ये 3 पॉइंट को याद रखना। फिर इसमें हम पढ़ेंगे फार्मूला। फार्मूला होता है मीन का, तो सिग्मा एक्स अपॉन एफ, या सिग्मा मीन बराबर सिग्मा एफ एक्स एफ इंटू एक्स अपॉन एफ, या एक डायरेक्ट अलग मेथड है ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन इंटू आई भी कर देते हैं। इस प्रकार के जो हम फार्मूले भी पढ़ेंगे। अब शुरू करते हैं पहले मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये क्या करता है, डेटा को सोल्व करता है। अब आप मान लीजिए किसी कॉलेज का एक औसत निकालना है, एक समांतर माध्य निकालना है, तो पहले इसका बेसिक चीज होता है इंडिविजुअल सीरीज, व्यक्तिगत श्रेणी इसको बोलते हैं। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं, सभी डेटा को जोड़ते हैं और जितना डेटा उससे हम डिवाइड कर देते हैं, हमारा निकल के क्या आता है, समांतर माध्य। बेसिकली जैसे एग्जाम्पल के साथ बात करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए किसी कॉलेज में बच्चे हैं, यहीं पर बता देते हैं आपको। यहां पर मान लीजिए x दिया हुआ है, आपका x दिया हुआ है, मान लीजिए 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे डेटा दे दिया। अब बोलते हैं इसका समांतर माध्य निकालिए, अर्थात इसका मीन निकालिए। कैसे आप निकालोगे, जो कि ये इंडिविजुअल सीरीज में, क्योंकि यहां पर इनका फ्रीक्वेंसी नहीं दिया गया है, बारंबारता नहीं दिया गया है, नंबर नहीं दिया गया है, तो आप क्या करोगे, तो इसका फार्मूला होता है इंडिविजुअल का मीन बराबर सिग्मा एक्स अपॉन एन कर दो बस, या आप एन कर सकते हो, एफ कर सकते हो, एन मतलब नंबर। तो अब एक्स मीन्स कितने पद हैं, जो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब क्या करो, इनको पहले सभी को ऐड कर लो, ऐड करो, ऐड करने के बाद जितने नंबर आते हैं उससे उसको डिवाइड कर दो, जोड़ते हैं। चलिए 6 6 12, 12 5 17, ठीक, 17 3 20 4 24, टोटल आ गया आपका 24। सही है, ठीक है, ठीक, 6 6 12 12 5 17 17 3 20 4 24, ठीक हो गया, 24 टोटल हमारा ये नंबर आ गया। अब ये कहता है, अभी क्या निकालना है आपका, समांतर माध्य का इंडिविजुअल सीरीज में। तो आप क्या करोगे, एन नंबर काउंट कितना किया, 1 2 3 4 5, 5 से इसको डिवाइड कर दो, जो आपका निकल जाएगा वो आपका समांतर माध्य निकल जाएगा। ये होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है दोस्तों। अब दूसरा, अब इसको क्या है, 5 चौक 20, 5 8 40, लो वही काट देते हैं, 5 चौक 20
पॉइंट लगाओ और 4.8, बस खत्म। अब इस तरीके से हम क्या करेंगे, उसको हमने निकाल लिया। अगला इसी अगर मान लीजिए आपका दूसरा दिया है, x दिया हुआ है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका, ठीक है, मैथ है, मैथ के साथ एंजॉय करिए, समझिए। अब मान लीजिए आपका x दिया हुआ है, यहाँ पर x पद दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है। लेकिन अब फ्रीक्वेंसी अगर दे दिया गया, लो भाई फ्रीक्वेंसी दे दिया, अब फ्रीक्वेंसी दे दिया 3, 4, 2, 5 एंड 1 ऐसे दे दिया। अब इसको आप कहता भाई आप डिस्क्रीट सीरीज से इंडिविजुअल व्यक्तिगत डिस्क्रीट खंडित श्रेणी से आप इसको क्या करिए, समांतर माध्य निकालिए। तो आप क्या करोगे, तब फार्मूला क्या होता है, आइए फार्मूला पे आते हैं। मीन बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपॉन एफ करोगे। इस फार्मूले पे इसको रख करके सॉल्व करो। कैसे क्या करोगे, तो अब क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, जो आएगा उसको हम कर दे। अब मल्टीप्लाई करते हैं, चलिए 2 तिया 6, 4 चौके 16। अभी आप लेकिन इसको ऐसे बना देते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे ये कैसे कर दिए। ये दिया हुआ आपका फ्रीक्वेंसी, तो आप क्या करोगे, यहां पर जो है x ऐसे और f ऐसे करोगे, फिर यहां आप लिखोगे f इंटू एक्स। अब देखिए अब समझ में आ जाएगा। x 2 है लिख दिया, 4 है लिख दिया, 5 है लिख दिया, 6 है लिख दिया, 7 लिख दिया, ठीक है। अब यहां पर फ्रीक्वेंसी 3 है, 4 है, 2 है, 5 है, 1 है। अब यहां पर लिखिए मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, ठीक, 4 चौके 16, ठीक, 5 दूनी 10, ठीक है, 6 पंचे 30 प्लस 7 1 7। ये हमारा एफ एस आ गया। और फ्रीक्वेंसी को जितना इसको ऐड करो, इसको ऐड करो, जो ए आता है इससे उसको डिवाइड करो। अब चलिए जोड़ लेते हैं, कितना हुआ, 6 12, 6 गुजर 6 2 12, 6 3 18, मतलब आपका हो गया 17। 17 के यहां लिखते हैं 7, ठीक, 1 है 2 3 2 5 1 6, 66। तो आपका मेन जो आपका सिग्मा एफ एक्स कितना आएगा, एफ एक्स, तो अगर देखा जाए 66 अपान करेंगे, इसको जोड़ेंगे, 4 3 7, 7 2 9 और 9 1 10, 5 15, ठीक, 15 से इसको आप डिवाइड कर देंगे, जो आपका आएगा वो निकल जाएगा, क्या आपका समांतर माध्य निकल जाएगा। तो जब आपका फ्रीक्वेंसी दिया होगा ऐसे निकालेंगे, जब फ्रीक्वेंसी नहीं दिया होगा इसका मतलब इंडिविजुअल है, इनको काउंट करेंगे बस, और उसको जोड़ देंगे, उसे डिवाइड कर देंगे। तो ये होता आपका दूसरा मेथड। फिर तीसरा इसमें एक और आता है, कभी काल आपका क्लासिकल बात करता है, वर्गीकृत। अब वर्गीकृत में क्या करेगा, यहां पर एक क्लास बना देगा, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ये क्या आपका आ गया, क्लास। अब यहां इनको निकालो x और दूसरा निकालो f। f दिया होगा, चलिए f अगर माने दिया है आपका 4 5 3 2, कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक, एक दे दिया आपका, फिर चलिए 6 कर दिया, ठीक, ओके। अब हम इसको x निकालेंगे पहले, ठीक है। अब x कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़िए, 2 से डिवाइड कर दिए, जैसे 0 प्लस 10 आपका 10 है, 2 से डिवाइड करोगे, 2 पंचे 10, 5 आ गया। 10 और 20 कितना हो गया, 30, आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 15। 30 20 50, आधा करोगे तो कितना हो जाएगा, 25। 70 30 और 40, 70 का आधा 35।
40 और 50 90 का 45, ये हमारा x निकल गया। ठीक है, अब हमारा एक x आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया। अब फार्मूले फिर इसे यहां पर लिखोगे f इंटू एक्स। अब यहां निकालो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 5 चौके 20, 15 पचे 75, 25 तिया 75, 35 दूना 70, अब ये 45। आइए इसको थोड़ा मल्टीप्लाई बड़ा है, 6 पंचे 30, शून्य हाथ है 3, और 6 चौके 24, 24 3 27, आपको 270। अब इनको एंड को इसको ऐड करिए और इनको ऐड करके बाकी फार्मूला रख करके सॉल्व करते हैं। कैसे, चलिए इनको पहले जोड़ देते हैं। 5 5 10 शून्य हाथ आई, ठीक है। 7 अरे वाह, 7 को 7, 7 2 14, 7 21, 7 चौका 28, 28 2 30, 30 30 31, 1 हाथ है 3 और 3 2 5, 510 आ गया हमारा ये। ठीक है, यहाँ पर नहीं दिख रहा, मैं यहाँ लिख देता हूँ 510 टोटल आ गया। ठीक है, और प्लस इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 9 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14 और 14 6 20, ये हमारा आ गया 20। अब फार्मूला पे से रख दो, अपान कर दो 20, बाकी डिवाइड कर दो, जो आपको होगा आ जाएगा। काट देते हैं, 0 0 कट गया, 2 2 नी 4, 2 5 10, बात देखो हो गया। अब इस तरीके से हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो आपका इंडिविजुअल, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज तरीके से हम क्या करते हैं, पूरा ये सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला इसी में हम बात करते हैं आपका मीडियन। मीडियन में क्या होता है, ये तो अभी सभी को जोड़ो और डिवाइड करने की बात कर रहा था। मीडियन हमेशा माध्यिका की बात करता, मिड पॉइंट की बात करता है। तो मिड पॉइंट अगर हम इसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ भी 3 तरीके से, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज तरीके से माध्यम से हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर आपको मान लीजिए मीडियन निकालना है, तो उसको ME से डिनोट करते हैं, ME। अब इसको हम E से कैसे डिनोट करेंगे, मान लीजिए ME से, तो इसका पहला होता है, जैसे कोई इंडिविजुअल सीरीज में डेटा दे दिया, उसमें हमें ध्यान देना है कि डिसेंडिंग है या असेंडिंग है, आरोही है या अवरोही है, इस पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। मान लीजिए यहाँ डेटा कोई दिया 2 4 5 6 7 8 9 11, इस तरीके डेटा दे दिया। अब इसको कहता है कि आप इसका माध्यिका निकालिए, और इंडिविजुअल सीरीज में है, इसका कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, तो आप कैसे निकालोगे। तो पहले आप किसका होता है, इसका फार्मूला होता है, अगर ओड है या इवन है, इस पे ध्यान देना, अर्थात सम है कि विषम है, इन बात पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अब आइए बात करते हैं, अगर सम होगा तो क्या लगाएंगे, n/2 कर देंगे, विषम होगा n+1/2 करेंगे, ऐसे इनका फार्मूला होता है। अब इनको पहले मैं सॉल्व करता हूं, काउंट करिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर है। तो 8 अगर है तो सम है, विषम है, सम है, 2 से डिवाइड हो जाता है, कट जाएगा। तो आप इसको क्या करोगे, फार्मूले पर रखोगे, कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8/2 कर दीजिए, बस खत्म। तो 2 के 2 चौके 8। अब पूछ रहा, बताइए मिड पॉइंट, चौथा टर्म कौन सा आएगा। अब ये सब बढ़ते क्रम में है, इसलिए हमें ज्यादा दिक्कत नहीं था, डेटा ऑलरेडी पहले से उपलब्ध है। बढ़ते क्रम मतलब असेंडिंग है, डिसेंडिंग नहीं है। तो अब काउंट करिए, 1 2 3 4, इधर से 4 आ गया, 1 2 3 4, लेकिन आपको 2 4 आ रहा। अब कैसे पता चलेगा, तब यहां पर आप क्या करोगे, जब आगे डेटा 2 डेटा आ रहा, इधर से जाओ चौथा पद, इधर से आओ चौथा, तो 6 और 7 के बीच में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे, क्या लिखोगे, n+1 टर्म और n+1 दूसरा टर्म, दोनों को जोड़िए, अर्थात 6/2 प्लस 7 प्लस 1/2 में मतलब 2 करो। अब कैसे क्या करोगे, देखिए, अब ये जो पद है दोनों को जोड़िए, अब दोनों को जोड़ लीजिए, इसका डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करके जो बाद में आएगा वही पॉइंट किस में आएगा,
2 तिया 6 और इसको काटेंगे 2 चौके 8 प्लस तो आपका आ जाएगा 4, 4 और 3 7, 7 को 2 से डिवाइड करिए, 2 तिया 6 मतलब 3 पॉइंट कुछ। तो अब क्या निकालना चाह रहा है, कह रहा है कि अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो मध्य पॉइंट 6 और 7 के बीच में आएगा। तो 6 और 7 का मतलब है 3 पॉइंट से कुछ जा रहा है, जिसका आधा करेंगे मतलब प्रकाश अगर 3.5 करेंगे तो 7 में जाएगा और कम करेंगे तो 6 सही पॉइंट है। तो ये दोनों इनका क्या हो गया, माध्यिका की बात करता है। अगर यहीं पर आपका डेटा कंफ्यूज हो जा रहे हो, फिर से एक बार बताते हैं आपको, देखिए कैसे, एक बार फिर से लिख के आपको बताते हैं। मान लीजिए डेटा हमने लिखा 2 4 5 6 7 8 9 11 ऐसे था ना। बस इतना करो, काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 8 नंबर हमें मिल गए, तो फार्मूला बोलता है सम है तो क्या करेंगे n प्लस n/2 कर देंगे, बात खत्म। n प्लस 1 एंड 2 ये कर देंगे। अगर ऐसे करके हम सीधे निकाल देंगे तो काउंट किया 8/1 2 3 4 5 6 7, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 चौके 8 4 है। तो चौथा नंबर पे काउंट करो कौन सा आएगा, तो 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4, लेकिन अगर असेंडिंग है तो यहाँ पर आ जाएगा, मिड पॉइंट 6 की बात कर रहा है। बस यही खत्म, इतना नहीं कर दो, बात खत्म। तो चौथे का पद कौन सा आएगा, 6 आएगा। इतना आंसर निकाल दो, ज्यादा डीपली मत जाओ। जब यहीं पर अगर मान लीजिए एक डिजिट और होता, कोई एक डिजिट हमने मान लीजिए 12 लिख दिया, अब बताओ क्या होता। अब 12 आ गया तो क्या निकालेंगे, 12 जब आएगा इसको हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया तो विषम है, लगाएंगे फार्मूला n+1/2 कर देंगे, बस इतना। तो n कितना नंबर आया आपका 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/1 + 2 करो तो 9 1 10 का बटे 2 करो, 2 पंचे 10। पांचवा पद कौन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एकदम करेक्ट 7 हो गए। ऐसे क्या करते हैं हम, निकालते हैं मीडियन का। ये इंडिविजुअल में ही इस चीज को याद रखना, कब ओड होगा कब इवन होगा काउंट करने का। अब अगला पॉइंट हम इसी में बात करते हैं, जब आपका फ्रीक्वेंसी दिया हो तब कैसे निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी अगर दिया, मान लीजिए यहाँ पर कोई डिजिट लिख दिया, आपका x दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया है और बोलेगा भैया इसका आप निकालो क्या, माध्यिका निकालो। अब मान लीजिए ME निकालना है, कैसे निकालोगे। अब यहाँ पर दिया मान लीजिए 2 8 9, इस तरीके से आपका x दे दिया है 15 या 20। अब फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, यहाँ पर देखते हैं 4 8 2 4 5 6, इस तरीके से आपका फ्रीक्वेंसी दिया। तो आप इसको क्या करोगे, CF करोगे, क्यूमुलेटिव ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको ऐड करोगे। 4 8 4 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 5 23, 23 6 29। अब इसको ऐड करो, 8 4 12, 12 2 14, 14 4 18, 18 5 23, 23 6 29। अब हमारे पास कितना आ गया, 29 आया। ठीक, अब 29 ही क्या है, सम है विषम है, विषम है तो फार्मूले पर रखो 29/+1/2 करो, अर्थात जब विषम है तो n+1/2 करो। अब इसको 30 किया, 30/2 करो तो आ गया 15। अब 15 ये ध्यान से देखिए कौन से ऐसे क्यूमुलेटिव में आ रहा है, 15 का ध्यान से देखिए। तो 15 आपको किस में आएगा, 15 आपका इसमें तो आएगा नहीं, इसमें तो आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं, इसमें 15 आपका आएगा 18 के अंदर। अब ये क्या हो गया, आपका फ्रीक्वेंसी आ गया, ये आपका F1 हो जाएगा। इसको कभी काल बोलेंगे इसको F1, लेकिन जब हम क्लासिकल निकालेंगे तब, लेकिन अभी से बता देते हैं, ये F1 होता है, F0 होता है और ये F2 होता है। इस तरीके से चीजों को भी याद रखना, बाकी वो जब मूड करेंगे तो उसमें भी यही चीज पढ़ना। तो 18 के सामने कौन सा आएगा, 9, बात खत्म।
तो ये पूछा जाएगा इसका माध्यिका कौन बात करेगा 9। अब काउंट करो ऊपर से 1 2 3 1 2 3 बस, तो माध्यिका आपका 9 आ गया। तो पूछा जाएगा 15 का आया तो माध्यिका हो गया 9। बस क्या करोगे, एक्स दिया होगा फ्रीक्वेंसी, इसको करोगे CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये सब करने के बाद फिर उसके बाद जितना ऐड आता जोड़ो, उसको डिवाइड करो, ओड है कि इवन, अगर ओड है या इवन है, सम है विषम, सम है तो n+2 कर दो, विषम है n+1/2 कर दो। इस तरीके से हम क्या होता है निकाल लेते हैं। ये जब आएगा फिर चेक करोगे किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर संचयी बारंबारता में, उसको संचयी बारंबारता बोलते हैं, किस में आएगा। तो 18 के अंदर हमारा 15 दिखा, तो यहां से इसके सामने वाला कौन सा पद आएगा 9। बस ये चीजें हो गई। ये होता है आपका कौन सा डिस्क्रीट सीरीज में। अगला हम बात करते हैं क्लासिकल में। क्लासिकल में आइए इस पे बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी कोई टॉपिक बताओ तो पूरा बताओ, अधूरा नहीं बताना चाहिए। अब अगला बात करेंगे इसी में आपका क्लासिकल, यहाँ क्लास दे देगा, एक वर्ग बना देगा और आपको यहां पर मान लीजिए दिया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ठीक है, ये दे दिया और कुछ नहीं। आप अगर चाहो तो एक्स भी निकाल सकते हो, नहीं तो आपको चलो फ्रीक्वेंसी दिया है ऐसे करते हैं, चलो एक्स भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं अगर आपको एक्स भी चाहिए और फ्रीक्वेंसी। चलिए उसके बाद हम CF करेंगे। अब मान लीजिए इन दोनों का निकालो एक्स, 10 और 0 का अध्यय करोगे 5, इसका आ जाएगा 15, इसका आ जाएगा 25, इसका आएगा 35, इसका आएगा 45। ये हमारा एक्स निकल। फ्रीक्वेंसी देखते हैं। फ्रीक्वेंसी आपका मान लीजिए 4, 3, 2, 6, 8, 10, इस तरीके से हमने फ्रीक्वेंसी बना दी। अब इनका करिए CF करते हैं। 4 3 7 7 2 9 9 6 15 15 8 23, सही है ना, 15 8 हाँ ठीक, 15 8 23 23 10 33। इस तरीके से हमारा CF आ गया। अब मान लीजिए आपका CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आया, CF कितना 23। क्या ये सम है विषम है, विषम है, फार्मूले में रखो n+1/2 करो। अब इसको जब करोगे n+2 तो अर्थात होगा 23 को प्लस 1 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 24/2, 12 दूनी 24, तो इसका आ जाएगा 12। अब 12 को देखो कौन से डिजिट के अंदर आता है, तो 12 आपका आएगा 15 के अंदर। ये हमारा क्या आ गया 15 के सामने जो फ्रीक्वेंसी कौन सा बनेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो फ्रीक्वेंसी आपका 4, ये आपका फ्रीक्वेंसी आ रहा है। अब 15 के सामने अब इसको काउंट करो कौन सा नंबर डिजिट पड़ रहा है, ऊपर से 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो आपका ये आएगा। ठीक है, अब इसमें एक फार्मूला हमें ध्यान रखना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला इनका आगे निकालेंगे जब L1 + m-c/f/i। ये चीजें याद रखना। ये क्या है m-c मतलब होता है जो हमने m निकाला है, क्या निकाला था 12, 12th है, यहां लिख देते हैं 12th मान लीजिए हमारा 12, हमारा फार्मूला L1 + m-c/f/i, ये फार्मूला होता है। L1 मीन्स होता है जो आपका आपका 30 है, L1 आपका 30 आ गया, प्लस m मतलब क्या हो गया जो हमारा 12 आया था, तो 12 मतलब 12, यार लाना पड़ेगा पहले 12। अब c मतलब होता है क्यूमुलेटिव, तो क्यूमुलेटिव कौन सा है आपका 15। ठीक है, और i का मतलब होता है 30 और -40 का अंतर कितना आएगा × 10, बस। अब प्लस फ्रीक्वेंसी f कितना आया था क्यूमुलेटिव, आप इनको दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा, फ्रीक्वेंसी सबको जोड़ेंगे तो हमारा 33। बस ऐसे फार्मूले रख करके बाकी यहां से इनको
प्लस करिए, इनको माइनस करो, घटा दो, काट दो, जो आपका निकल का आएगा इसी फार्मूले के बाद आपका आता है कौन सा, समांतर माध्यिका। ठीक है दोस्तों, अगला हम टॉपिक का बात करते हैं मूड पे। तो ये सब फार्मूला बेस सब होता है। अब फार्मूला बेस पे ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना पड़ता है। तो एक बार मैं फार्मूला सब लिख देता हूं, उसके बाद अभी लास्ट में लिखूंगा। दूसरा हम बात करते हैं मूड की। मूड मतलब बहुलक। अब जब आप बहुलक पढ़ेंगे इसमें क्या क्या टॉपिक आपको याद करना होता है दोस्तों। मूड में पहला आपका आता है इंडिविजुअल पे बात करते हैं। मान लीजिए यहां पर मैंने लिखा 2 4 4 4 3 3 6 6 6 6 8 8 8 8 8। अब पूछा कि इसमें बताइए बहुलक कौन सा संख्या है इंडिविजुअल सीरीज में। तो जो संख्या सबसे ज्यादा रिपीट हुई है, बार बार कई बार रिपीट हुई है, उसी को बोलेंगे बहुलक। तो अगर देखा जाए 2 एक बार आया है, 4 3 बार आया है, ठीक है, 3 जो है सिर्फ 2 बार आया है, ठीक है, रिपीट हुआ। 6 जो आपका 4 बार रिपीट हुआ, लेकिन 8 को अगर देखा जाए तो ये 5 बार आया। तो बहुलक कौन कहलाएगा, तो मूड बराबर हो जाएगा कौन सा, आपका 5 बार जो रिपीट हुई कौन सी, 8 है। 8 की बहुलक मतलब 5 बार दी जाएगी, यही हो जाएगी आपकी मूड मतलब बहुलक। तो ये इंडिविजुअल तरीके से पूछा जाता है। अगर यहीं पर आपको फ्रीक्वेंसी दिया होगा, एक्स भी दिया होगा, तब कैसे सोल्व करेंगे, आइए बात करते हैं। जब आपका एक्स दिया हुआ है, मान लीजिए यहां पर आपका एक्स और फ्रीक्वेंसी दिया है। एक्स मान लीजिए यहां पर दिया है आपका 10 15 25 35 45, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दिया है 4 8 10 15 20। अब यहां इसको कैसे आप निकालोगे, तो यहां पर आप ध्यान से देखिए सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी संख्या है दिख रही है, सबसे ज्यादा कौन सी संख्या दिख रही है, तो सबसे ज्यादा आपकी 20 दिख रही है। तो 20 सबसे बड़ी संख्या है और इसके सामने वाला कौन सा डिजिट आ जाएगा, 15। बस इतने करो, 20 की बहुलक क्या हो जाएगी, 45, बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर यही आपका क्लास के रूप में होता तब कैसे निकालेंगे, आइए। क्लास मतलब जो वर्ग के रूप में होगा, इसको भी बोल देंगे 20 की इसकी बहुलक कौन सी हो जाएगी, 45। इसमें देखना सबसे बड़ी संख्या कौन है और उसके सामने कौन सी संख्या पड़ती है, बस इतना याद रखना। ये हो जाएगा आपका डिस्क्रीट सीरीज मतलब खंडित श्रेणी। अब बात करते हैं वर्गीकृत श्रेणी। वर्गीकृत श्रेणी में यहां पर आपको देगा क्लास और यहां पर आपको दे देगा फ्रीक्वेंसी, बस इतना चीज याद रखना है। अब क्लास दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस तरीके से दे दिया। चलिए फ्रीक्वेंसी दिया 8 4 5 9 10 11, ठीक है। अब यहां पर आपका दे दिया भैया। अब आप क्या निकालना पड़ेगा, पहले इसके फार्मूला हम समझते हैं। इसका फार्मूला होता है यहां पर एक्स वगैरह की जरूरत नहीं है, वो मीन में निकाल, बस हमें क्लास फ्रीक्वेंसी दिया है। अब इसको फार्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 इंटू 2F1 मल्टीप्लाई माइनस F0 एंड F2, इस तरीके से माइनस F2 इंटू आई। ये फार्मूला होता है, इस पे हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। F1 माइनस F 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब ये क्या है, F1 कौन है, F0 कौन है, F2 क्या है, इस चीज को हमें याद रखना। इंटू आई मतलब डिफरेंस की बात करेगा आई। अब ध्यान से देखिए सबसे बड़ी कौन सी संख्या इसमें दिख रही है आपको, सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है,
हमने देखा 11, बात कर इसके सामने कौन सा आ गया। लेकिन आपको ये पता कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या है इसकी या नहीं है, मूड कौन सी है। अब आपको ये नहीं पता चले अच्छा ये है कि 2 है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर हम थोड़ा सा डेटा को और सिंपल बना देते हैं, नहीं पता चला और कंफ्यूजन कर दे। यह हमने कर दिया चलिए 18, बस आप समझ जाइए, बस आप समझिए। यहाँ कर लिया हमने 8 कर दिया, बस। अब काउंट करिए इसको। आप देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी आपके आ गई 18, 18 के सामने कौन सी आ गई, ये आ गई। तो ये हो जाएगा आपका F1 और ये हो जाएगा आपका F0 और ये हो जाएगा आपका F2। बस इतना याद रखना। हमें F1 F2 सब पता हो गया, F0 पता हो गया, F1 पता हो गया, F2 पता हो गया, प्लस लार्ज L1 पता हो गया। तो फार्मूला पे रखेंगे यहाँ पर L1 हमारा कितना है 20 प्लस F1 हमारा कितना आ गया 18 माइनस F0 हमारा कितना आ गया 4/2 इंटू F1 हमारा कितना है 18 माइनस F0 हमारा कितना है 4 माइनस F2 हमारा कितना है 9। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आई मतलब इन दोनों का डिफरेंस 30 और 20 का अंतर कितना आया 10। ये आई मतलब इंडिफरेंस। ये फार्मूला पर रख करके हम सोल्व करते हैं। जब ये फार्मूला पर रख देंगे इसको हम क्या कर लेंगे, अब जोड़ घटाव कर लेते हैं। अब इसमें क्या होता है देखिए दोस्तों, अब देखिए इसको क्या करिए 20, अब इन दोनों का डिफरेंस करिए तो आपका 14 में से 18 का चलन कितना हो गया, तो आपका आ गया कितना +14। अब यहां पर 18 दूनी 36 माइनस 4 करो माइनस 9 करो इंटू कितना 10। अब सोल्व करो 20, चाहे से दोनों को जोड़ दो कोई बात नहीं, 20 और 14 कितना हो गया 34, 34/14 इंटू यहाँ पर 10 करो। अब इनको करो, अब इसमें से घटाओ बाकी फिर घटाओ, या चाहे दोनों जोड़ के ऐसे डायरेक्ट घटा सकते हो, लेकिन चलिए माइनस माइनस प्लस होता है तो आप ऐसे करो। इनका आ गया कितना 32 आया। अगर 36 में से 4 घटाया बचेगा जो आएगा फिर घटा दो, ऐसे देख लो तो आपको 32 हो गया। फिर उसके बाद 9 घटा दो, ठीक है। अब 9 घटाओगे 12, 9 3 12, 3 आ गया, एक उधारी दे बचा 2, 23 आ गया, ठीक। अब आपका कितना आ गया 23। अब 23 आपका आ गया। अब इन दोनों चाहे मल्टीप्लाई कर दो इसे डिवाइड कर दो, जो आएगा आपका निकल जाएगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं मूड का क्लासिफिकेशन निकालते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 340/23। अब इनसे से काटो, जो भी कटेगा आपका आ जाएगा, ठीक है। अब टाइम इसमें ज्यादा लगाएंगे तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, तो बस और भी चीजें आपको बताते हैं। इस तरीके से फार्मूला याद रखना। एक बार मैं फिर से सब फार्मूला लिख देता हूं और उसी पे सब सोल्व करना। ये पूरा आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हो जाएगा। फिर उसके बाद बात करेंगे अभी अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। चलिए तो फार्मूला अगर आपका देखिए फार्मूला है तो लिख देता हूं। मीन है, मीन का पहले सिग्मा x/f, दूसरा सिग्मा f इंटू x/f, तीसरा एक होता है a प्लस सिग्मा, उसको हमने सॉल्व नहीं किया बता देते हैं, fd/f इंटू आई। ये आपका पूरा हमने मीन का फार्मूला लिखा। दूसरा होता है मीडियन का, तो यहां पर n+n/1 या n+1/2 मीन मीडियन की बात। क्लासिकल में ही खाली फार्मूला आता है कौन सा L+m-c/f इंटू आई। ये फार्मूला हो गया ये वर्ग का। दूसरा आपका मूड में फार्मूला एक ही होता है L1+f1 -f0/2f1 -f0 -f2 इंटू आई। ये आपका फार्मूला होता है। इन्हीं फार्मूले को हम क्या करते हैं सॉल्व करते चले जाते हैं। तो आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा दोस्तों। इस फार्मूले से हम क्या करते हैं पूरा मीन और एक
मूड, मूड को हम जेड से डिनोट करते हैं और इसको एम से डिनोट करते हैं, इसको एच से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं अर्थमेटिक मीन, जियोमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन क्या होता है। अर्थमेटिक मीन क्या है, वही टोटल जितने नंबर जोड़ो उससे डिवाइड कर दो, अर्थमेटिक मीन निकल जाता है। एवरेज, जियोमेट्रिक मीन, अब इसमें जियोमेट्रिक क्या है, सभी को एक वर्ग के तरीके से निकाल लो, जैसे 2 है प्लस 4 है प्लस 5 है प्लस 6 है, इनको ऐड करो, इनका वर्गमूल निकालो, बात खत्म। हार्मोनिक मीन क्या है, अब हार्मोनिक मान लीजिए कोई संख्या है 1/2 करो प्लस 1/4 करो प्लस 1/5 करो, इनको डिवाइड करो, जो आएगा आपका हार्मोनिक मीन आ जाता है। तो इस तरीके से अर्थमेटिक मीन, ये हो गया आपका जियोमेट्रिक मीन, ये हार्मोनिक मीन, अभी बता देता है आपका अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है, 2 4 5 6 8, अब इसको जितना नंबर से डिवाइड करो, 1 2 3 4 5, 5 से, ये आपका निकल गया अर्थमेटिक मीन, ये आपका जियोमेट्रिक मीन और ये आपका हार्मोनिक मीन। ये हमने पूरा बात किया जो भी दोस्तों आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का सभी टॉपिक बात। अब बात करते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मीन्स होता है किसी भी चीज में कितनी दूरी है, कितना विचरण है, कितनी गैप है, उसमें हम बात करते हैं। अब बात करेंगे कौन सा, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन हमें क्या क्या पढ़ना होता है, पहला आता है आपका रेंज क्या है, दूसरा कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ अ रेंज, ठीक है। दूसरा हम पढ़ेंगे अगला इसी में आपका क्वार्टाइल, 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 फिर उसके बाद क्वार्टाइल टाइल, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ, क्वार्टाइल कोफिशिएंट ऑफ रेंज। रेंज मतलब वही चीज आ गया, एक ये हो गया। एक पढ़ेंगे स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन, इसको हम S4 से डिनोट करते हैं, इसको हम Q3 से डिनोट करते हैं और इसको R1 से डिनोट करते हैं, इतना याद रखना। अब इसमें वही चीजें हैं, अब पहले एक करके उसके बाद लास्ट में पढ़ेंगे वेरियांस। वेरियांस मतलब आप अगर स्टैंडर्ड को जितना आता है डिवीजन का उसका स्क्वायर कर दो, आपका वेरियांस आ जाता है। वेरियांस में अब बस 4 पॉइंट होता है, रेंज, क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड डिवीजन और वेरियांस। अब एक एक करके यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद समझते हैं। चलिए, अब रेंज अगर आपको पूछता है, रेंज अगर पूछे RANG रेंज, तो रेंज कैसे आप निकालोगे, R2 माइनस, या ऐसे अरे बाबा बार बार L आता है, R2 माइनस R1, ये आपका निकल के आएगा कौन सा, रेंज, या L2 माइनस L1 भी कह सकते हो, या आपका L2 माइनस L1, ये आपका निकल के आता क्या, रेंज। जैसे मान लीजिए कोई संख्या मैंने लिखा, जहां पर एक बताते हैं आपको, यहां पर लिखा 2 4 8 9 10 15। अब ध्यान से देखिए सबसे लार्ज कौन है और सबसे स्मॉल क्या है। सबसे बड़ी संख्या कौन है आपका 15, सबसे स्मॉल क्या है 2। तो जब आप L2 लगाएंगे, L2 अपान 15 और L1 आपका कितना है 2, इनमें से माइनस कर दो, आपका क्या आ जाएगा 13। मतलब क्या आ गया, ये रेंज है। तो 2 और 15 के बीच में कितने की रेंज है, कितने की दूरी है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना आएगा 13 का गैप है, इसे बोलते हैं रेंज। दूसरा इसी बात करता आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज। कोफिशिएंट ऑफ रेंज क्या निकालेंगे, इनका जब एक
कोफिशिएंट मतलब जब आप निकालना चाहेंगे तो इसका फार्मूला क्या लगेगा आपका, L2 प्लस, या L2 लिखो चाहे R1, चाहे ऐसे समझो, R2 माइनस R1 अपॉन R2 प्लस R1, ये फार्मूला लगा देंगे। अब जैसे R2 माइनस R1 हमने निकाला कितना, 13 आया, ऐसे समझो। अगर इन्हीं का R2 R1 दोनों को जोड़ दो तो कितना आ जाएगा, 15 2 17, इससे डिवाइड कर दो, आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज आ जाता है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेंज के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक हम पढ़ते हैं अब दूसरा टॉपिक दोस्तों हम बात करते हैं आपका क्वार्टाइल। क्वार्टाइल हम क्वार्टाइल बोलते हैं, क्वार्टर डिवीजन, क्वार्टाइल। इसमें हम Q3 से इसको डिनोट करते हैं। अब Q3 से डिनोट मतलब Q3 माइनस, अगर इसका रेंज निकालना है Q3 माइनस Q1, ये हमारा रेंज निकालेगा, मतलब इन दोनों के बीच में कितनी की दूरी है। अब जैसे कोई डेटा लेते हैं 2 4 5 6 7 8, अब ध्यान से देखिए, रेंज मतलब Q3 और Q1। अब इनमें सबसे बड़ी संख्या Q3, मान लीजिए हमने 8 ऐसे कर लिया, इन दोनों का रेंज कितना है, Q3 और Q1। तो नंबर पहले काउंट करोगे, इसको अगर आप निकालना है तो पहले आप नंबर काउंट करोगे, इसका थोड़ा सा चेंज होता है। कैसे निकालोगे, नंबर कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 इंटू 3 करो, 6 3 18, तो हमारा Q3 आ गया। अब निकालो Q1, Q1 निकालोगे तो 1 पे कौन आएगा, 2, 2 इंटू 3 करो तो 2 3 6। अब 18 और 6 के बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, आपको निकाल लो, तो 12। बस ये आपका आ जाता है क्वार्टाइल डिवीजन। कैसे करोगे, जितना नंबर काउंट करो उसे Q3 से मल्टीप्लाई करो 3 से, और Q1 आ गया है तो Q मतलब 1, या ऐसे रख सकते हो, चाहे आप Q1 मतलब हो गया, आप चाहे 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 इंटू 1 कर लो, बात एक खत्म, Q1 ही है। तो आप क्या करोगे इसको, हाँ ठीक, तो आप इस तरीके से क्या करते हो, रेंज निकालते हो। नहीं समझ में आया, Q3 मतलब है जितना है उसको काउंट करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, आप आ गए बड़ी संख्या। फिर उसी का जो आपका नंबर है Q1 से मल्टीप्लाई कर दो, वो भी संख्या निकल गया। फिर दोनों का लार्ज में से स्मॉल घटा दो, आपका क्वार्टाइल डिवीजन आ जाता है। अगर इसी का आपका कोफिशिएंट पूछता है तो सेम टू सेम 18 करो, 18 माइनस जो आपका कितना निकालेंगे 6, और इसी फिर 18 प्लस 6 कर दो, तो आपका इन दोनों को घटाया 12 आया, इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 18 6 24, 18 2 20 24। इससे आप डिवाइड करोगे तो आपका कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिवीजन निकल जाएगा। इस तरीके से हमें फार्मूला याद रखना पड़ेगा, फार्मूला के बेस पे चीजें निकालना पड़ता है। अगला इसमें हम बात करते हैं डिस्पर्सन मींस होता है दोस्तों किसी भी संख्या के बीच में कितने डिस्टेंस है उसकी बात करता है। अगला होता है स्टैंडर्ड डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन। अब इसमें स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है, इसको S4 से हम डिनोट करते हैं। बस S4 मतलब वही सेम टू सेम उसी तरीके से, कोई संख्या दिया है 2 है 4 है 5 है 6 है 7 है, काउंट करो S कितने नंबर आ रहे हैं उसको 4 से मल्टीप्लाई करो, तो S4 माइनस S1 करोगे तो हमारा रेंज आएगा, फिर उसको जोड़ के डिवाइड कर दोगे, सेम टू सेम वही, वहां जहाँ Q3 था यहाँ पर आपका S4 हो जाएगा। स्टैंडर्ड की बात करेगा वो 1 2 3 4 5, तो S मतलब कितना है 5 है, 5 इंटू 4 5 हो गए 20। ठीक, अगला हम बात करते हैं S1 का, तो कितना है 1 2 3 4 5, तो 5 इंटू 1 अर्थात कितना गया 5 1 5। अगर रेंज निकालना माइनस कर दो तो आपको 15 आ गया, कोएफिशिएंट निकालना है तो 15 5 इसमें जोड़ दो 20 5 25 से स्टैंडर्ड डिवीजन। अब इससे जो मल्टीप्लाई करोगे, अगर पॉइंट बढ़ाओगे
तो 25 छक्का 150, तो 6 आ गया, 0.6 जो भी आएगा। अगर इसका आप स्क्वायर कर दो, 6 के 36, 36, तो ये आपका वेरिएंस आ जाता है। बस ये खत्म, ये पूरा हमने बात कर लिया। कौन सा आपका डिस्पर्सन भी हो गया और वेरिएंस। वेरिएंस मतलब है जो आपका स्टैंडर्ड आता है इसको स्क्वायर कर दो, बस खत्म। तो 0.33 आपका 0.336 आपका आ गया क्या वेरिएंस। ये दोस्तों हमने जो बात किया मैथमेटिक्स तरीके से फार्मूले बेस पे सॉल्व करना पड़ता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं अगला कोरिलेशन। कोरिलेशन क्या होता है, इसमें दो तरीके से चीजें हमें पढ़ना पड़ता है, पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन, जीरो रिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन मतलब ये होता है जब एक की बढ़ती संख्या तो दूसरा भी बढ़ता है। जैसे अगर बरसात होगी ज्यादा तो फसल अच्छे होंगे, बरसात कम होगी तो फसल अच्छे नहीं। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ना, एक के घटने से दूसरे के घटना, मतलब जो पॉजिटिव डायरेक्शन दर्शाता है उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरा होता है नेगेटिव कोरिलेशन, एक का बढ़ रहा है दूसरे का घट रहा है, उसका अपोजिशन हो रहा है, अपोजिट साइड चल रहा है, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। एक होता है जिसके एक के प्रभाव से दूसरे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको बोलते हैं जीरो रिलेशन। आइए समझते पहले डायग्राम के माध्यम से। पॉजिटिव वाला पहले बात करते हैं, पॉजिटिव के बारे में। चलिए पॉजिटिव मान लीजिए हमने डायग्राम बनाया ऐसे, यहां से कोई एक लाइन खींचा, ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष। अगर मान लीजिए रेन अच्छा हो रहा है, बरसात, तो प्रोडक्शन भी अच्छा होगा। अब जैसे R1 से तो P1 तक था, बरसात और बढ़ गया, बरसात जैसे और बढ़िया बढ़ा, R2 हुआ तो प्रोडक्शन भी P2 हो गया। जैसे जैसे एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ता जा रहा है, देखिए ये भी बढ़ गया, P3 हो गया, यहां पर R4 हुआ, ये भी P4 हो गया। इस तरीके से ये कहना चाह रहा, एक बढ़ता है दूसरा बढ़ता है, ये अगर बढ़ता है ये भी बढ़ता है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव रिलेशन, इसको बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है। दूसरा अब बात करते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन यहां पर हम बात करते हैं, डायग्राम वाई और एक्स अक्ष। चलिए अब यहां पर एक के बढ़ने से दूसरा घटता है। जैसे डायग्राम अगर हम बनाएंगे, मान लीजिए प्राइस P1 है, तो क्वांटिटी हमने इतना परचेज कर रहे थे। जैसे प्राइस, या ऐसे कर देते हैं, जब P1 था तो हम इतना परचेज कोई चीज क्वांटिटी खरीद रहे थे Q1। जैसे प्राइस बढ़ा तो हमारा डिमांड क्या होगा, P2 हुआ तो हमारा क्वांटिटी घट गया। एक के बढ़ने से दूसरा का घटना, जैसे और प्राइस बढ़ा हमने डिमांड को और कम किया, जैसे और प्राइस बढ़ा हमने डिमांड किया। तो देखते होंगे कभी कल डिमांड लाइन ऐसे सीधे एकदम खड़ी हो जाती है। इसका ये कहने का मतलब है प्राइस के बढ़ने से क्वांटिटी का घटना, एक का बढ़ रहा है एक का पॉजिटिव हो रहा है तो एक निगेटिव हो रहा है। इस डायरेक्शन को बोलते हैं क्या, नेगेटिव रिलेशन। इसलिए पॉजिटिव को होगा तो इस साइड चलेगा, नेगेटिव होगा तो इस साइड से चलता है। ये चीजें याद रखना। ये हो गया आपका नेगेटिव कोरिलेशन। तीसरा बात करते हैं जीरो कोरिलेशन। जीरो मतलब जिसका कोई डायरेक्शन नहीं, कोई दिशा नहीं, कहीं से भी शुरू है लेकिन इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता भाई? अगर जूते की साइज है और आपका दिमाग, क्या बढ़ेगा? दिमाग भी अपने जगह स्थिर है, जूते भी अपने साइज पे फिट है, जितना आपका पैर उतना जूता है, बात खत्म। तो जिसकी वजह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता उसको हम बोलते हैं जीरो रिलेशन। इसको बोलेंगे जीरो रिलेशन। अब जीरो रिलेशन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो जीरो ही रहता है। तो तीन तरीके से हम क्या करते हैं, कोरिलेशन को पढ़ा। ठीक है दोस्तों, अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिग्रेशन। रिग्रेशन मीन्स होता है प्रतिचयन सह संबंध, जो भी बोलते इसको।
एक के रहने से दूसरा का भी होना बहुत जरूरी है। जैसे अगर देश में मान लीजिए फीमेल ही फीमेल हो, मेल ना हो, क्या जनसंख्या बढ़ सकती है? नहीं। अगर मेल ही मेल हो, फीमेल ना हो, जनसंख्या बढ़ सकती है? नहीं। क्या जीवन चल सकता है? नहीं। इसलिए जब एक दूसरे का होना, जो एक दूसरे पर डिपेंड होना, जो एक दूसरे के लिए प्रतिचयन है, एक दूसरे के लिए चयन है, सिलेक्टेड है, इसलिए कहते हैं जो लोग भले कहते हैं शादियां नहीं करेंगे, लेकिन वो भी तो लिविंग रिलेशन में रहते हैं ना, अफेयर तो चलाते हैं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्यों बना रहे हैं? नेचर का आप रोक सकते हो, हार्मोन्स का आप रोक सकते हो? नहीं। चाहे आप उनसे बातें करो, चाहे उसको दोस्ती का रिश्ता बनाओ। देखिए प्यार सब करते हैं, कोई दोस्ती का रिश्ता दे देगा, आजकल लोग प्यार को दोस्ती का टैग लगा रहे, लेकिन मन में फीलिंग वही सबका है। आइए, आपको लगेगा सर कैसी बात कर रहे हैं, बट इसलिए एग्जाम्पल देना चाह रहे थे। रिग्रेशन मतलब जो आपका प्रतिचयन होता है। अब प्रतिचयन मीन्स क्या होता है दोस्तों? जैसे ए मान लीजिए एक एक्स है और एक वाई है, यही चीज हमने एक्स वाई पर डिपेंड है, वाई एक्स पर डिपेंड है। जब एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता, जो एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, उसी बोलते हैं क्या? रिग्रेशन। अब पेन है, पेन में अगर इंक नहीं है तो पेन की वैल्यू खत्म, और अगर इंक है, इंक कहीं पर रखा है शीशी में, लेकिन अगर उसको किसी पेन ड्रॉप में नहीं डाला तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं। लेकिन कहने का मतलब जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता। कॉपी क्या करोगे जब तक कलम नहीं आएगा, और कलम लेके क्या करोगे जब तक कॉपी नहीं होगा। इसलिए जो एक दूसरे की जरूरत पड़ती है उसको एक्स और वाई बोलेंगे, वाई एंड एक्स बोलेंगे, जो एक दूसरे की जरूरत, इसी को बोलते हैं डिपेंडेंस वेरिएबल, एक दूसरे पे डिपेंड है। सूर्य के प्रकाश से भी अगर मान लीजिए गमले में कोई पौधा आप लगाते हो तो उसको सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। सूर्य का प्रकाश डिपेंड है सूर्य पे, उसके ऊपर मानव डिपेंड है ऑक्सीजन पे, कार्बन डाइऑक्साइड पे डिपेंड है कौन? पौधा। तो जो एक दूसरे कोरिलेशन बनाते हैं उसको बोलते हैं रिग्रेशन, प्रतिचयन सहसंबंध। इसका फार्मूला एक होता है 1 माइनस सिग्मा डी एन माइनस एन 1 ऐसे करके है, डी स्क्वायर करके है। बस इतना दोस्तों, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा, मैं इसको बताऊंगा बाद में, लेकिन इस पर जाइए मत। एक डिफरेंस वगैरह की बात करेगा, इन दोनों में कितना डिफरेंस है, इन दोनों का कितना वर्ग किया जाता है, उसकी बात करते हैं। लेकिन बस इतना समझिए, जहां एक्स वाई पर डिपेंड, वाई एक्स पर डिपेंड है, वाई इस पर डिपेंड है, वाई इस पर डिपेंड, जो एक दूसरे के बिना नहीं चल सकते उसी को बोलते हैं रिग्रेशन। बात है खत्म, ज्यादा डीपली मत जाओ। आगे इसी में आप रिग्रेशन पढ़ेंगे, बाउली का कोएफिशिएंट, उनका सिद्धांत, इनका सिद्धांत, काफी लोग अपना अपना विचार देते हैं। प्राइस पे सिद्धांत देंगे, प्रोडक्शन पे सिद्धांत देंगे, ये सब चीजें होती हैं। अगला बात करते हैं एस्क्यूनेस। एस्क्यूनेस क्या होता है? यहां पर दोस्तों 3 ऐसे पॉइंट को हम अध्ययन करेंगे, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और जीरो की बात करेंगे। एस्क्यूनेस में ऐसे ड्रा कर लीजिए, एक परपेंडिकुलर करिए, एक लाइन खींचिए, इधर साइड को हम प्लस बोलेंगे, इधर साइड को नेगेटिव, और यहां से जीरो। अभी क्या है, राइट को हम बोलेंगे जैसे +1 +2 +3 +4, इधर हम बोलेंगे -1 -2 -3 -4, इसको हम बोलेंगे जीरो। प्लस वाले साइड को हम बोलते हैं इसको मीन, आपका मीन बड़ा होगा, फिर मीडियन, फिर उसके बाद मूड की बात करेंगे। जीरो वाला जो कॉन्सेप्ट होगा, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मूड, और लेफ्ट वाला जो होगा इसका बोलेंगे आपका ये छोटा हो जाएगा, इसको अल्टा करो, उसके बाद मीडियन, उसके बाद आपका जेड मूड की बात करें। बस इतना ही याद रखना एस्क्यूनेस में। जब भी आपको मिलेगा, एक क्या है, राइट साइड में पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, परपेंडिकुलर जो आया ये जीरो। देखिए जो लोग काफी, जब आप कभी स्टैटिक्स या किसी भी चीज में मान बैलेंस शीट आप बनाते होंगे, या आप मान लीजिए किसी आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में है या किसी और फील्ड में बिल्डिंग बनाते, प्लांट बिल्डिंग बनाते होंगे, तो वहां पर भी ये सब फार्मूले का यूज किया जाता है। देखिए किसी ने कहते हैं पढ़ाई का फार्मूला, जहां पर आपका त्रिकोणमिति होती है, ये जो हम कॉलर पहनते कपड़े पहनते हैं, ये भी फार्मूला ही बेस पे कितना गर्दन का नाप लिया जाता है, उसी हिसाब से सब काट के बनाया जाता है, उसी हिसाब से बटन लगाया जाता है,
हर एक चीज फार्मूला लगता है दोस्तों। आपके जीवन में अगर मैथ को देखा जाए तो मैथ और फिजिक्स हर एक सब्जेक्ट रोज आप यूज करते हो, हर दिन यूज करते हो। भाई आपको रोटी खाना तो बोले कितना रोटी, 2 रोटी, मैथ हो गया। रोटी आप खा रहे हैं तो एक प्रकार से रासायनिक चीजें, केमिस्ट्री आ गया। पेट में डाइजेशन कैसे काम कर रहा, बायोलॉजी काम हो रहा, केमिस्ट्री की बात हो रहा। लेकिन जब कोई आप वजन उठाते हैं तो आपका फिजिक्स काम कर रहा है। कभी ध्यान से देखिए, हर दिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ आप यूज करते हो। जैसे आप बोलना शुरू करते हैं तो एक प्रकार लिटरेचर की बात होती है। सब सब्जेक्ट आप हर दिन पढ़ते हो। अब बात करते हैं एस्क्यूनेस। एस्क्यूनेस में क्या होता है, हाँ ये तो हो गया दोस्तों। इसको बात करते हैं कुर्टिसिस। कुर्टिसिस मीन्स क्या होता है, इसमें 3 पॉइंट को हम अध्ययन करेंगे। काफी लंबा वीडियो हो जाएगा बट कोई बात नहीं, आपका फायदा होगा दोस्तों। जो भी है देख लीजिएगा और फिर किताब पढ़िएगा, सीखिएगा। इसमें 3 पॉइंट को याद करना। एक होता है आपका लैप्योटिक, मायोटिक, मेजियोटिक एंड प्लायोटिक। एल से इसको डिनोट करेंगे, लैप्योटिक, मेजियोटिक मिड पॉइंट से, और प्लायोटिक पी से डिनोट करते। बस इतना याद रखना। तीखा सबसे ज्यादा है, लैप्योटिक की बात करेगा, मेजियोटिक नॉर्मल की बात, प्लायोटिक जो होगा इससे भी नॉर्मल की बात। ये 3 पॉइंट याद रखना, बस यही होता है, कुछ नहीं है। अभी क्या कहना क्या चाहता है, जब भी आप कोई व्यापार की बात करोगे, आप एक जोन बनाओगे कि आपके व्यापार की स्थिति कैसी है, तो बोलेंगे लैप्योटिक कॉन्सेप्ट में चल रहा है। आपकी व्यापार एक मिड पॉइंट में आ गया तो बोलेंगे मेजियोटिक कॉन्सेप्ट में। आपका व्यापार बहुत डाउन टू अर्थ में आता जा रहा है तो कहेंगे प्लायोटिक बेस पे आ गया, तस्तरी बेस पे आ गया है। इसका वहां पर फार्मूला यूज करते हैं लोग, लगाते हैं उसको समझने के लिए। बस इतना ही समझना बहुत जरूरी है। अगला हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता है संभावना। प्रोबेबिलिटी को हम जब पढ़ेंगे तो इसमें कई पॉइंट को याद रखेंगे। एक होता है क्वाइन, दूसरा होता है कार्ड, तीसरा होता है सिलेक्शन, अगला हम बात करेंगे डाइस। अभी क्या है प्रोबेबिलिटी, हम क्यों पढ़ते हैं, इससे बात करते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स होता संभावना। अब प्रोबेबिलिटी 2 तरीके से होगा, एक प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव, एक नॉन प्रोबेबिलिटी। 2 तरीके से हम पढ़ते हैं। पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। बस जैसे आप एक कॉइन लेते हैं, अगर आप उसको एक बार उछालते हैं या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, आने की चांस जरूर है, चाहे हेड या तो टेल। तो उसको हम बोलते हैं कॉइन से जो डिनोट करते हैं, इसको एनपीआर से डिनोट पढ़ते हैं। एनपीआर, एन मतलब नंबर, पी प्रायिकता, आर मतलब इसकी कितने रेटिंग चांस आ रहा है, आने की चांस कितनी है। कॉइन्स को हमने एक बार उछाला, हेड आएगा कि टेल। जब हेड अगर आता है तो बोलेंगे कितनी बार आया, नंबर कितने काउंट करेंगे, उसको एनपीआर से डिनोट करते हैं। कॉइन कितने नंबर, टर्म कितने हैं, एक कॉइन है, 2 कॉइन है, उसकी बात करेंगे। कितनी बार उछाला उसकी बात करेंगे। ये आपका प्रोबेबिलिटी मतलब संभावना कितना हेड और टेल आने का। अगला कार्ड्स की बात करते हैं। कार्ड मतलब 52 पत्ते होते हैं, 13 चौका 52, इसलिए 13 मतलब 4 लोग बैठ के ताश पत्ते खेलते हैं। अब उसमें से कोई एक पत्ता आप निकालोगे तो उसकी प्रायिकता 52 हो सकती है, 52 बार में कोई ना कोई एक आ सकता है। अगला होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब एक कोई बॉल है, कोई कटोरा है, उसमें 8-10 बॉल, मतलब बॉल कटोरा है, उसमें आप गेंद डाल देते हैं अलग अलग कलर के। अब उसमें से आप निकालते हैं, या तो नीला आएगा, या तो पीला आएगा, या तो सफेद आएगा, कुछ भी आप निकल के आ सकता है। बट वो सिलेक्शन मेथड होता है। अगर 10 है तो 10 का एनपीआर मतलब 10 उसका नंबर होगा। 10 है, 10 में से कोई न कोई एक आने का चांस जरूर होगा, उसका होगा 10pr। अब एक कोई निकालोगे तो उसका जितने बॉल में है 10 में से कोई न कोई एक तो निकले, सिलेक्शन मेथड होता है। डाइस होता है, डाइस 36 होते हैं, 36 अब एक बार फेंकोगे, लूडो खेलते हैं तो या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6, लेकिन उसकी आने की चांस जरूर कोई न कोई जरूर होता है। 6 में से कोई न कोई जरूर आएगा। ये आपका कॉइन हो गया, डाइस हो गया, कार्ड हो गया, सिलेक्शन हो गया। इसके माध्यम से चीजों को शो करते हैं। प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, संभावना की बात करते हैं। नॉन प्रोबेबिलिटी वो होता है जिसकी हम संभावना नहीं कर सकते कि आने की चांस बिल्कुल नहीं है, लेकिन जिसमें हमें उम्मीद है अगर हम कॉइन फेंकेंगे जरूर आएगा, हेड और टेल आएगा।
लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी उसको बोलते हैं कि जैसे किसी ने बादल देखा कि अब जरूरी बरसात हो भी सकता, नहीं हो सकता है, उसमें मे भी चांस होता है। ठीक है, अब अगला हम बात करते हैं, ये सब हो गया दोस्तों, बस खत्म, हमने स्टैटिक्स पूरा ही कंप्लीट कर लिया, एक ही थ्योरिटिकल चीज भी गया। अब बात करते हैं आपका रिसर्च मेथड, थोड़ा 2 मिनट के लिए ब्रेक लेते हैं, पानी पीते हैं, फिर उसके बाद आपको पढ़ाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब बात करते हैं आपका दूसरा टॉपिक, ये रिसर्च का पूरा बात एक एक करके समझते हैं। पहले रिसर्च समझते हैं, रिसर्च है क्या। रिसर्च मतलब किसी भी चीज का पुनः खोज करना, नई चीज का आविष्कार करना, नई चीज लाना। अब जैसे रिसर्च आप क्या करते हैं, किसी भी नई चीज का खोज करेंगे। अगर आप देखते होंगे 1600 सेट 1200 सेट पहले मोबाइलें आती थी, नोकिया की, उससे भी पहले जाएंगे तो ट्रैंक कॉल वगैरह पता ना, अलग से आप अलग अलग नंबर डायल करते, फिर उठाते, बेल बजता तो बात करते, लैंडलाइन जिसको, ठीक है, ऐसे हम बात करते हैं। लेकिन आज देखते हैं कि आपके पास स्मार्टफोन, डिजिटल फोन, जो आपको एंड्रॉयड फोन आ गया है, ये सब किसका देन है, रिसर्च का ही देन है। अब जब आप रिसर्च करते हैं तो उसके लिए बेसिक चीज हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। रिसर्च हमेशा साइंटिफिक और लॉजिकली होना चाहिए। तो यहीं से टर्म उठता है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक। पहले पुराना जो कॉन्सेप्ट था पोस्ट पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक, जिसको पुराने कॉन्सेप्ट में बात करते थे, जिसमें कोई ना तो साइंस था ना कोई लॉजिक थे, एक अवधारणा था, एक बेस था, जिसपे लोग मान्यताओं पे, जो मान्यताएं मानते थे उसी पे बात करते थे, उसको पोस्ट पॉजिटिविस्टिक बोलते थे। पॉजिटिविज्म उसको कहता है जब आप कोई साइंटिफिक या तार्किक चीजें पे बात करते हैं, चीजों को समझते हैं, उसको बोलते हैं पॉजिटिविज्म। अब बात करते हैं स्टेप ऑफ रिसर्च। जब आप स्टेप ऑफ रिसर्च करते हैं, इसमें आपको बेसिकली 8 पॉइंट से आपको देखना पड़ता। पहले किसी भी चीज का प्रॉब्लम ढूंढो, प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करो, फिर उस प्रॉब्लम को डिजाइन करो, डिजाइन करने के बाद फिर उसको क्या करो, अगला स्टेप उसके हिसाब से डेटा कलेक्शन करो, डेटा कलेक्शन करो। जब डेटा कलेक्शन हो तो उसको सैंपल बनाओ, सैंपलिंग, सैंपल तैयार करने के बाद फिर उसको क्या करो, प्रपोजल बनाओ, प्रपोजल बनाने के बाद फिर क्या करो, उसको डेवलपिंग डेटा लाओ, डेवलपिंग डेटा कलेक्शन करो, फिर उसके बाद एनालिसिस करो, एनालिसिस करो, देन लास्ट में उसके बाद करो आप सबमिट। ये जो पूरा प्रोसेस से आप देखते होंगे, करते होंगे, सॉल्व करते होंगे, इसी को बोलते हैं स्टेप ऑफ रिसर्च। पहले P फॉर प्रॉब्लम, D फॉर डिजाइन, और DC मतलब डेटा कलेक्शन, S फॉर सैंपल बनाओ, P फॉर इसको प्रपोजल तैयार करो, और फिर D फॉर ये क्या हमने लिखा, डेवलपिंग डेटा। इसके बाद डेवलपिंग डेटा, देन उसके बाद एनालिसिस करो, उसके बाद लास्ट में सबमिट करो। इस तरीके से क्या होता है, हम स्टेप ऑफ रिसर्च को पढ़ते हैं। अब स्टेप ऑफ रिसर्च यही चीज कहता है, पहले किसी भी चीज का प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। अगर आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, आपकी प्रॉब्लम क्यों आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्यों पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पा रही है, ऐसी क्या दिक्कतें हैं। पहले उस चीज को आप आइडेंटिफाई करो कि ये मेरे साथ ये दिक्कत है, या हो सकता है मैं पढ़ता हूं तो भूल जाता हूं, पढ़ते हो, या हो सकता है आप रिवीजन नहीं करते हो। आप जितनी बार रिवीजन करेंगे तो आपका दिमाग उतना ही ज्यादा शार्प होगा, चीजों को और ज्यादा क्लैरिफाई करेगा। इसीलिए पहले किसी भी चीज का प्रॉब्लम ढूंढो। अब जब प्रॉब्लम आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसी प्रॉब्लम के हिसाब से फिर उसको डिजाइन बनाओ, उसकी एक आकार दो, क्या क्या चीज होना चाहिए, क्या मेथड्स यूज करेंगे, क्या डेटा कैसे यूज करेंगे, किस तरीके के काम करेंगे, आप उसको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, डिजाइन देते, आकार बनाते हैं। जब आप डिजाइन देंगे फिर उस डिजाइन के हिसाब से फिर आप डेटा कलेक्शन करोगे। अब डेटा कलेक्शन आप कोई किताब पढ़ोगे या किसी से गाइडेंस लोगे, तो या प्रकार से आप एक मोटिवेशन मिलेगा, एक डेटा प्राप्त करोगे। फिर जब आपके पास डेटा हो जाएगा फिर उसको आप बनाओगे सैंपल, अलग अलग सैंपल तैयार करो, प्रोबेबिलिटी होगा, नॉन प्रोबेबिलिटी होगा, एक्सीडेंटल हो गया, नॉन एक्सीडेंटल होगा, सिस्टमेटिक हो गया, नॉन सिस्टमेटिक होगा,
आपका क्वार्टा होगा, क्वार्टाइल होगा, बहुत चीजें इसमें आप क्या करते हैं, सैंपल बनाते हैं। इसको एक सैंपल जैसे क्या होता है, पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, अगर इस तरीके से मैं काम करता हूँ। जैसे अगर आप कहते हैं अगर आपका शुरुआत आज अच्छे से काम करना शुरू कर दिए, आपका अंत भी अच्छा ही होगा। अगर आज से आप अपना शुरुआत अच्छा नहीं किए हो तो अंत भी अच्छा नहीं हो सकता। इसीलिए लोग कहते हैं प्रेजेंट ठीक करो, भविष्य अपने आप सही हो जाता है। प्रेजेंट ही काम करवाता, ना कि भविष्य। भविष्य की हम चिंता में प्रेजेंट कुछ नहीं करेंगे तो कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए प्रेजेंट के तभी किसी कहते हैं कि पालन में लालन का पैर दिख जाता है कि भविष्य में क्या करेगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है, लालन मतलब उसकी हरकतें, उसकी उसकी भाव भंगिमा, उसके विचार अगर वो अच्छे हैं तो लगेगा कि संस्कारी है, तो जरूर लोगों के दिलों में अपना घर बसाएगा या लोगों से प्रेम पाएगा। इस तरीके की जो चीजें होती हैं उसी क्या बोलते हैं। तो जो आप डेटा कलेक्शन करोगे, सैंपल बनाओगे, बस इतना समझ जाओ। जब सैंपल आपका तैयार हो जाएगा तो उसी हिसाब से आप बनाओगे प्रपोजल। प्रपोजल मीन्स होता है किसी भी चीज का एक बेसिक मेथड्स क्या यूज करोगे, टॉपिक क्या रखोगे, मेथड्स, टॉपिक, इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या चीज करोगे, कैसे उसका राइटिंग करोगे, ये सारी चीजें होता है प्रपोजल। जब आप रिसर्च पेपर बनाएंगे, तैयार करेंगे, आपको थीसिस लिखना पड़ता है। तो थीसिस जो बनता है आपका प्रपोजल के ही बेस पे, पहले टॉपिक, मेथड्स, डेटा कलेक्शंस, ये सारी चीजें आपका प्रपोजल, जिसको सिनॉप्सिस बोलते हैं। फिर उसके बाद अगला आता है आपका इसमें डेवलपिंग डेटा। डेवलपिंग डेटा मतलब जो बोल्ड वर्ड हो, जैसे बोल्ड हेडलाइन होता है, मोटी मोटी जो अक्षरों में लिखा होता है, मेन चीज वो आपका डेवलपिंग डेटा की बात करता है। जैसे आप कोई हेडिंग पढ़ते हैं तो उसका समरी पूरा आप समझ जाते हैं। फिर लास्ट में उसको आप क्या करते हैं, एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के बाद उसके बाद अंत में आप क्या करते हैं, उसको सबमिट कर देंगे। तो 8 पॉइंट से आपका स्टेप ऑफ रिसर्च होता है। ठीक है दोस्तों, अगला हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च टोटल 30 भागों में इसको बांटा गया है। अब जैसे टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, जैसे एक्सीडेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च, एक्यूरेसी रिसर्च, डिपेंडेंट रिसर्च, नॉन डिपेंडेंट रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च, मैथमेटिक्स रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, ये सब उसके टाइप्स की बात करता है। 30 प्रकार में इसको बांटा गया। भाई अगर आप कोई रिसर्च करो तो कंसिस्टेंसी करो, लगातार करो, एक्यूरेसी करो, सटीकता वाली बात करो, इधर उधर की बात ना करो। अब पता चला इधर उधर की बात कर रहा हूं। एफिशिएंसी होना चाहिए, पर्याप्त में होना चाहिए, डिपेंडेंस होना चाहिए, एक दूसरे पर निर्भर की बात करेगा, इंडिपेंडेंट जो इस पर निर्भर ना हो, एक्यूरेट मतलब सटीक बात करो। एक्शन रिसर्च पूरा टू द पॉइंट पे काम करो, इधर उधर की बात ना करो, एक्शन करो, कार्य करो, प्लानिंग पे काम करो, रीप्लानिंग पे काम करो। ये सब किस पे आता है, आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करता है। अगला कैरेक्टर्स ऑफ रिसर्च। कैरेक्टर जो होता है टोटल इसके 12 होते हैं। जब इसको आप पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च क्या है, रियलाइबिलिटी क्या है, जनरलाइजेबिलिटी क्या है, इंपीरिकल रिसर्च क्या है, इंपीरिकल आपका रिसर्च की बात करेगा, कंसिस्टेंसी की बात करेगा, वैलिड की बात करेगा। ये सब आता है किसमें, आपका कैरेक्टर की, मतलब उसकी कैरेक्टर किस पे आप काम कर रहे हो। अब जैसे पहला आता ऑब्जेक्टिव, किसी भी चीज का आपका ऑब्जेक्ट क्या है। जब भी आप रिसर्च करो, पहला आपका उद्देश्य क्या है। आप पढ़ाई करते हो तो आपका पढ़ाई करने क्या मकसद है, आप क्यों यूजीसी नेट देना चाहते हो, आप क्यों यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हो। जब आपको जिस फील्ड में जाना है तो आपका उद्देश्य होना चाहिए। हाँ मेरा ये उद्देश्य है, मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, मैं सीखना चाहता हूँ और कुछ बेहतर करना चाहता हूँ, आपका ऑब्जेक्ट होना। दूसरा वैलिडिटी की बात करेगा। वैलिडिटी मीन्स होता है उसकी वैल्यू क्या है। तो वैलिडिटी मतलब चाहे एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, उसकी वैलिड होना चाहिए, तथ्यों पे होना चाहिए। क्रेडिबिलिटी मतलब होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। जनरलाइजेबिलिटी मीन्स होता है, अगला बात करेंगे, जिसका एक कोरिलेशन हो, संबंध जुड़ा हो, एक दूसरे से आपका जुड़ा होना चाहिए। नेक्स्ट आपका इसी में आपका एक्शन रिसर्च भी आता है, कार्य पे होना चाहिए, रीएप्लीकेबल भी होना चाहिए। रीएप्लीकेबल मतलब होता है कि भाई कम से कम उसका एक महत्व दिखना चाहिए, उसकी वैल्यू दिखना चाहिए जिस पे आप काम कर रहे हो। ये सारी पॉइंट आपका, इसमें 12 पॉइंट आता है आपका कैरेक्टर की बात करता है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट।
तो दोस्तों एक कैरेक्टर की हम बात कर रहे थे, तो कैरेक्टर मतलब वही आपका ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, वैलिडिटी होना चाहिए, रीएप्लीकेबल भी होना चाहिए और आपका वैलिडिटी होना चाहिए। देन उसके बाद आपका कंसिस्टेंसी होना चाहिए, एक्शन भी होना चाहिए, ये सारे पॉइंट इसमें आपकी बात करता है। देन उसके बाद साइक्लिकल होना चाहिए, साइक्लिकल मीन्स होता है सर्कल भी में होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, ये सब आपका 12 तरीके से बात करता है। कौन सा? लॉजिकल कैरेक्टर्स ऑफ रिसर्च की बात करता है। फिर हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ रिसर्च। मेथड्स ऑफ रिसर्च में टोटल कितने इसके मेथड है? बेसिकली अगर देखा जाए मैं 5 पॉइंट की बात करूंगा। क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल, डिस्क्रिप्टिव, 5 भागों में इसको बांटा गया। क्वांटिटेटिव मीन्स होता है जिसमें एक मात्रा की बात करता है, जनरल टू पर्टिकुलर की बात करता है। और क्वालिटेटिव आपका पर्टिकुलर टू जनरल की बात करता है। एक्सपेरिमेंटल वो होता है जब तक आप बार बार उसको प्रैक्टिस में नहीं करते हैं, जब तक अपने गोल अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते, बार बार अभ्यास करते हैं, उसको एक्सपेरिमेंटल मेथड कहते हैं। डिस्क्रिप्टिव उसको बोलते हैं जो ऑलरेडी पहले से कोई रिसर्च करके रखा है, आप वहां से पढ़ करके चले जाते हैं, उसको डिस्क्रिप्टिव बोलते हैं। वहां से जो आपको आइडिया लेना ले सकते हैं। हिस्टोरिकल उसको बोलते हैं जो आपका ऐतिहासिक रूप में जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने काफी चीजें खोज करके रखा है, जो एक सबूत एक फैक्ट के बेस पे बात करता है। ऐसा नहीं कि मैं कोई कहानी कर दूं आप उसको मान लो। आप पूछोगे सर फार्मूला तो दिखाओ, आप उस सबूत के साथ बात करो। तो जब मैं किसी फैक्ट पे बात करता हूं तो उसको बोलते हैं आपका हिस्टोरिकल। तो हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक चीज है लेकिन उसमें फैक्ट भी दिखता है। तो कौन कौन सा? 5 है, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, एक्सपेरिमेंटल, हिस्टोरिकल और डिस्क्रिप्टिव। ये 5 तरीके से आपको क्या होता है मेथड्स ऑफ रिसर्च हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एथिक्स ऑफ रिसर्च। एथिक्स ऑफ रिसर्च मींस उसको बोलते हैं जिसमें कोई एक नैतिकता की बात करता है। अब जैसे जब भी आप रिसर्च करोगे ऐसा नहीं किसी का कॉपी कर दो, आपका होना चाहिए, किसी दूसरे का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे का कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपकी पहचान क्या रहेगी? इसलिए जब भी रिसर्च करो एथिक्स पे होना चाहिए, आपका होना चाहिए, आपकी नैतिकता उसमें दिखनी चाहिए। हाँ ये मैंने काम किया, ये मेरा ही है, मैं इस चीज को बनाया है, ना कि मैं किसी से कॉपी पेस्ट करके लाया है। जब तक आपका जैसे बहुत से लोग पढ़ाते हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, सभी का अपना अपना तरीका होता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से क्या करते हैं आप चीजों को करते भी है, सीखते भी हैं और अपना एक स्टाइल होता है, अर्थात अमली जामा एवं तकिया कलाम होता है। अगला हम बात करते हैं आईसीटी सपोर्ट मटेरियल क्या करता है। आजकल के रिसर्च जब भी आप काम करते हैं तो आप देखते होंगे बिना आईसीटी सपोर्ट मटेरियल के आप क्या करते हैं चीजें नहीं कर सकते। इसलिए आपको क्या करना होगा, आईसीटी सपोर्ट मटेरियल मतलब आपका रिसर्च में काफी योगदान करता है। भाई लैपटॉप है, कंप्यूटर है, मोबाइल्स है, इंटरनेट है, मॉडेम है, राउटर है, ये सब आप क्या कर रहे हैं रिसर्च में काफी मदद करते हैं। अब शोध गंगा एक साइट है, आप उस पर जाकर के काफी चीजें क्या करते हैं खोजते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, तब जाकर के आपका रिसर्च में काफी मदद करता है, हेल्प करता है। अगला है टी टेस्ट क्या है, जेड टेस्ट क्या है। जब भी किसी भी डिजिट को 30 से कम, 30 से ज्यादा, 30 के बराबर अगर है, 30 से कम टी टेस्ट, 30 से ज्यादा जेड टेस्ट, 30 के इक्वल टू काई टेस्ट, इस तरीके से बात करता है। आपने जैसे 30 लोग का अपना डेटा बनाया, तो उससे अगर ज्यादा हो गया बोलेंगे भाई क्या है जेड हो गया, उससे कम बोलेंगे टी हो, उससे कम काई टेस्ट, इस तरीके से हम बात करें। दूसरा होता है इनोवा टेस्ट। इनोवा में क्या होता है, एक बिटवीन की बात करता है और एमंग की बात करता है। एमंग और बिटवीन मतलब है जब 2 लोग हैं तो उसको बोलेंगे बिटवीन। एमंग मतलब जहां बहुत से ग्रुप है तो उसको बोलेंगे एमंग। जब बिटवीन और एमंग दोनों की बात होगी तो उसको बोलेंगे इनोवा टेस्ट। तीसरा हम बात करते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस में क्या होता है, किसी भी चीज का 2 इसके भाग है, एक नल है और एक अल्टरनेटिव। ये 2 तरीके से चीजों को हम पढ़ते हैं। नल मीन्स होता है हमेशा 0 की बात करता है, रिजेक्ट की बात करता है, या तो एक्सेप्ट की बात करेगा। अल्टरनेटिव क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा लेकिन रिजेक्ट नहीं करता है। तो आप इसको हाइपोथेसिस मीन्स होता है एस्टिमेटेड होना, अनुमान लगाना। जैसे मान लीजिए अनुमान कैसे, बादल देखा, आपने बोला अनुमान, हाइपोथेसिस कर रहे हैं, अनुमान लगाए, बादल देखा बरसात होगी, लेकिन नल कहता है भाई बादल से मैं नहीं अनुमान लगा सकता बारिश होगा कि नहीं होगा। अल्टरनेटिव कह सकता, हो भी सकता नहीं, लेकिन नल कहता जब बरसात होगी तभी मानेगा कि बादल हुआ है। बरसात नहीं हुआ तो इसका मतलब बादल नहीं हुआ। वो बस वो बात कहता है जिसपे कोई प्रूफ दिखाया जाए।
लेकिन अल्टरनेटिव हमेशा सस्पेंस में रहता है। बस ये चीजें था दोस्तों, पूरा मैंने बात किया स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथड्स का। तो आज इतना ही है, फिर कल दूसरा वीडियो आएगा आपका बिजनेस मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पे। ठीक है दोस्तों, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।